Hello everyone, welcome to Daily Current Affair program, a free initiative by निर्णय IAS. In today's Daily Current Affair program हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आइए पहले आर्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं जो कि हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। आरबीआई ब्रिंगिंग बैक गोल्ड एसेट। दरअसल आरबीआई की तरफ से जो भी हमारे गोल्ड रिजर्व्स बाहर कंट्रीज में रखे हुए थे उनको वापस इंडिया लाया जा रहा है और 2022 से आरबीआई ने अपनी जो डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग है उसको काफी इंक्रीज कर दिया है। बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। सबसे पहले अनहेस्ड स्टोरेज कैपेबिलिटीज, यानी कि जो आरबीआई है वो अपने गोल्ड स्टोरेज को डोमेस्टिकली ही इंप्रूव करना चाहता है। दूसरा है सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, यानी कि अगर आपका गोल्ड आपके पास रहेगा तो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा और कहीं ना कहीं पर ये दरअसल इंडिया की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को भी बताता है। रिड्यूस कॉस्ट, अगर आपने बाहर किसी सेफ में अपने गोल्ड को रखा हुआ है तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वही चीज आप वापस ले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग भी बनता है। एंड लास्ट है शिफ्ट फ्रॉम डॉलर डिपेंडेंस। देखिए आज के टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर पर डिपेंड है और अगर हम बात करें तो जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है राइट, वो ऊपर नीचे होते रहता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से भी समटाइम्स हमारी जो करेंसी होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन गोल्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि ये लगातार अपनी वैल्यू को सस्टेन किए हुए रहता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए आरबीआई गोल्ड के स्टोरेज पर यहाँ पर ध्यान दे रहा है। ये अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें जो ऑरेंज कलर दिखा रहा है यानी कि दैट वन, ये आरबीआई की डोमेस्टिकली जो गोल्ड स्टोरेज कैपेबिलिटी है उसको दिखाता है, यानी कि कितना गोल्ड हमने डोमेस्टिकली स्टोर किया हुआ है। तो ये आपको लगातार बेसिकली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो कुल मिलाकर जो गोल्ड है वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देता है, आपका जो फॉरेन रिजर्व है उसकी डाइवर्सिफिकेशन का काम करता है एंड डी डॉलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड डी डॉलराइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर। बांधवगढ़ एलिफेंट डेथ, टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, वहां पर माना जा रहा है कि कोडो मिलेट को बेसिकली कंज्यूम करने की वजह से एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। बात करते हैं कोडो मिलेट की। एक्चुअली ये ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड एक बहुत ही न्यूट्रिशन वाली क्रॉप है और दरअसल इसके अंदर हाई प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स होता है। साथ में बहुत ही अगर खराब टाइप की मिट्टी भी है और वाटर थोड़ा कम भी है तब भी सस्टेन कर लेता है। एंड अगर आप देखोगे तो पेस्ट एंड डिजीज को लेकर भी इसके अंदर एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है, यानी कि बदलते हुए क्लाइमेट के साथ ये जो मिलेट क्रॉप है दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज किया जाता है, लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। बात करते हैं हमारे एशियन एलिफेंट्स की। तो जो एशियन एलिफेंट्स है वो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और आपको जो साउथ ईस्ट एशिया है इसी रेंज में मिलते हैं। आईयूसीएन में इनको एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर जो है कैटेगराइज किया गया है। हर्बीवोर्स होते हैं। भारत में असम, कर्नाटका, केरल और वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपको सफिशिएंट पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाएगी। और आजकल अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर जो फॉरेस्ट रिड्यूस होते जा रहे हैं या फिर ट्रेन की पटरी पे जब एलिफेंट्स क्रॉस करने का ट्राई करते हैं वहां पे टक्कर हो रही है, या समटाइम्स जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वायर्स है उनको टच करने की वजह से एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी कि बीटीआर की। 1968 में इसको एक नेशनल पार्क बनाया गया था। टाइगर रिजर्व इसको 1993 में बनाया गया। यहाँ पे डेल साल फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा। एंड दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में आपको काफी हेल्प आएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। न्यू कोस्टल जोन प्लान फॉर केरला अप्रूव्ड। ओके, तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है उनकी तरफ से केरल के 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो है अप्रूव कर दिया गया है। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। देखिए जो आपका कोस्टल एरिया होता है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल होता है, काफी सेंसिटिव होता है। अगर हम बेसिकली इको सेंसिटिविटी की बात करें तो वहां पर अगर आपको कोई डेवलपमेंट करना है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो उसके प्रोटेक्शन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दैट्स वाई इंडिया के पास अपने कोस्टल रेगुलेशंस जोन को लेकर बेसिकली एक नोटिफिकेशन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कोस्टल एरिया को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर एक जोन को उसकी सेंसिटिविटी के बेस पर रेगुलेट किया जाता है। ये मेंटेन किया जाता है कि वहां पर कितना डेवलपमेंट होगा, कितना नहीं होगा, और कुछ स्पेसिफिक एरिया को नो डेवलपमेंट जोन भी डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के अंडर केरल के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक कोस्टल जोन रेगुलेशन प्लान या फिर एक कोस्टल मैनेजमेंट रेगुलेशन प्लान जो है यहाँ पर लाया गया है। तो इससे बेसिकली होगा क्या, कोस्टल इकोसिस्टम को आप कंजर्व भी कर पाओगे, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन भी होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। करेक्ट है। अब अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो आपका कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, इसको हम बनाते कैसे हैं, तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है पहले वो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करती है, उसके बाद जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसको फाइनल अप्रूवल देता है। इस बीच में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, सिविल सोसाइटी होती है या फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी भी राय इस पे मांगी जाती है। इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं वो बेसिकली किस तरीके से हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो ये वो एरियाज हैं जिनको हम रेगुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है। अगर CRZ1 है तो ये इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, हाईली प्रोटेक्टेड होता है, और यहाँ पर हम नो डेवलपमेंट जोन जो है वो भी कई बार बना देते हैं। CRZ2 की बात करिए, अर्बन और डेवलप्ड एरिया है जो कि आपके शोर लाइन के पास होता है। CRZ3 की बात करें, ये थोड़ा सा रूरल और रिमोट एरिया होता है। और CRZ4 की बात करें तो बेसिकली आपका कोस्टल वाटर होता है 12 नॉटिकल माइल तक। राइट, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट साइंटिफिक रिजल्ट्स फ्रॉम आदित्य L1 आउट। तो आपको पता है इसरो जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, उनकी तरफ से 2023 में आदित्य L1 एक मिशन जो है लॉन्च किया गया था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था सन को स्टडी करना। तो उनकी पहली फाइंडिंग्स हमारे पास आ गई है। आदित्य L1 ने CME यानी कि हमारा जो कोरोनल मास इजेक्शन है, राइट, उसको रिकॉर्ड किया है। अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत इंटेंस सोलर इरप्शन होते हैं, और बेसिकली ये हमारे सैटेलाइट्स को और जो हमारी अर्थ पर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो VELC इंस्ट्रूमेंट था उसने काफी आप कह सकते हैं प्रिसीजन के साथ जो है काम किया है। तो आने वाले टाइम में इस तरह का डाटा हमारे पास आता रहेगा, जिससे हम अपने सन को, अपने इस पूरे सोलर सिस्टम को मोर बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं। तो इसरो के द्वारा 2023 में इसको लॉन्च किया गया, और बेसिकली इसको जो हमारा एक आप देखेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट है L1, यानी कि जहाँ पे सन का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, उस पॉइंट पर हमने जो है ऑर्बिट के अंदर इसको प्लेस किया है। और इसमें VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है। ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इसरो ने नहीं बनाया है, प्लीज याद रख लीजिएगा, ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, राइट। और ये दरअसल सोलर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट आर्टिकल, एंड ये डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के अंदर हेल्थ सेगमेंट को लेकर या टीबी को लेकर मीन्स का कोई क्वेश्चन आता है तो इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं। सो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, अब एक ये जो रिपोर्ट आई है इसने इंडिया के बारे में बहुत अच्छा डाटा नहीं दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि बेसिकली पहली बात तो जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिलीज की जाती है, और इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड टीबी का जो हाईएस्ट बर्डन है वो इंडिया पे है। फॉर एग्जाम्पल टोटल ग्लोबल केसेस में से 26% केसेस टीबी के इंडिया में देखने को मिलते हैं, एंड 29% ग्लोबल टीबी की जो डेथ है वो भी इंडिया पर ही उसका बर्डन है। कुछ और डेटा की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये बताया गया कि 2023 में जो वर्ल्ड टीबी का 50% से भी ज्यादा बर्डन था वो है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस एंड पाकिस्तान, राइट। और अगर हम बात करें तो फिलहाल के टाइम में टीबी वो सबसे बड़ा इन्फेक्टियस किलर बन गया है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है।
टीबी के बारे में आपको पता है, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे आपको कुछ इंडिया स्पेसिफिक डाटा मिल जाएगा। जैसे एक तो ये बताया गया है कि जो आपका डायग्नोसिस है वो इम्प्रूव हुआ है, राइट? तो अब मोर नंबर ऑफ टीबी केसेस जो है बेसिकली यहाँ पे हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि वो इंडिविजुअल्स जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या डायबिटीज है या स्मोकिंग हैबिट्स है, वो ज्यादा वल्नरेबल है टीबी के इन्फेक्शन को लेकर। तो की चैलेंजेस क्या है? तो रिलैप्स रेट बहुत है, लोग मेडिसिन इन बिटवीन छोड़ देते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे बेसिकली आने वाले दिनों में हमें मोर्टेलिटी डिक्लाइन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, प्लीज याद कर लीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और ये पीडीएफ आपको आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पे नहीं मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिएगा। एंड डेली मैं आपको ये क्लासेस कराऊंगी। एंड ये जो पीडीएफ है ये आपको आपके व्हाट्सएप एंड ईमेल पे हमारे द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। प्लीज शेयर दीज वीडियोस टू योर कम्युनिटी विद योर एक्चुअली फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। गर्व से कहिए जय हिंद।